मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की 12 मई 2020 शाम 8 बजे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के इस पैकेज का अनाउंसमेंट किया था। ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के नाम से जाना जाने वाला था। क्या ये पैकेज कोविड-19 के चलते ठप पड़ी भारत की अर्थव्यवस्था को उभारने में काम आएगा? यही सब हम जानेंगे आज इस वीडियो के द्वारा। हम यहाँ पर बाकी सारे कंट्रीज के साथ इसी पैकेज को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या ये पैकेज हमारे जरूरतमंद लोगों के लिए, हमारे कामकाज के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज है या फिर बहुत ही फीका सा एक पैकेज है। तो चलिए आज हम डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज को। इस पैकेज के कंपैरिजन से पहले हम जान लेते हैं इस पैकेज में था क्या। इस पूरे पैकेज को 5 हिस्सों में बांटा गया था। पहले दिन लगभग 5,94,550 करोड़ रुपीस का ऐलान किया गया था। पार्ट 2 में 3,10,000 करोड़ रुपीस का ऐलान किया गया। पार्ट 3 में 1,50,000 करोड़ रुपीस का ऐलान किया गया। पार्ट 4 और 5 में 48,100 करोड़ रुपीस का ऐलान किया गया। तो ये टोटल अमाउंट आता है 11,02,650 करोड़ का। इसके पहले जो गरीब कल्याण पैकेज के तहत 1,92,800 करोड़ रुपीस का ऐलान किया गया था। आरबीआई के एक्चुअल मेजर्स जो है, एक्चुअल लिक्विडिटी मेजर्स है, इनके तहत 8,01,603 करोड़ रुपीस का ऐलान किया गया है। तो इन सारे अमाउंट्स को आप मिला दोगे तो रफली 20,97,053 करोड़ रुपीस का ये पूरा पैकेज है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें काफी सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो कि डायरेक्ट ट्रांसफर्स में नहीं आते हैं। हम इस पैकेज के डायरेक्ट ट्रांसफर्स में आने वाले जो मेजर्स है, बस इनके हिसाब से ये पैकेज कितना अच्छा है, ये थोड़ी देर में बाकी कंट्रीज के हिसाब से जानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज ये बाकी देशों की तुलना में, बाकी मेजर इकोनॉमीज की तुलना में कहां स्टैंड करता है? क्या ये अपने जीडीपी के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा पैकेज है या इस पैकेज में और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं? इज इट अ हिट और इज इट अ मिस? इस पूरे पैकेज को हम बाकी कंट्रीज के जब नापेंगे तो उसे कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर नापेंगे। इन्हें नापने के लिए हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के थ्रू नापेंगे। जीडीपी, उस कंट्री के जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी यानी कि उस साल किए गए सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का एक्चुअल मार्केट प्राइस का समेशन। इस नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पर हर कंट्री का पैकेज कितना परसेंटेज होता है, इसे हम देखेंगे और फिर उन्हें कंपेयर करेंगे। इस परसेंटेज को लेने से पहले हम इस एक्चुअल पैकेज में से काफी कुछ चीजें हटा देंगे, जिसमें सबसे पहले आता है कर्ज या फिर ऋण। जो भी लोन अमाउंट्स, जो भी ऐसे अमाउंट्स जो गवर्नमेंट बस गारंटीज और लोन्स की तरह दे रहा है, इसे हम हटा देंगे, क्योंकि ये सब डिपेंड करेगा उस समय पर जिन एमएसएमई सेक्टर्स, जिन डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कंपनीज लोन लेंगे उसके ऊपर, तो हम उसे हटा देंगे। इसके साथ ही साथ हम सेंट्रल बैंक के जितने भी मेजर्स है इन्हें भी यहां से हटा देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट पब्लिक की तरफ नहीं जाते। तो हम इस पूरे पैकेज में ग्रांट्स, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे। हर कंट्री में डीबीटी मेजर्स लिए गए हैं, ग्रांट्स भी लिए गए हैं। तो इसके हिसाब से भारत कहां स्टैंड आउट करता है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंट्री को हम देखते हैं। ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, यूके। 2019 के एस्टिमेट के हिसाब से यूके जीडीपी 2,740 बिलियन डॉलर्स की थी। ऋषि सुनाक जो कि यूके के चांसलर हैं, इन्होंने अप्रैल महीने में ही कुछ पैकेजेस के अनाउंसमेंट किए थे। इन पैकेजेस में से डायरेक्ट ग्रांट्स यानी कि वो ऐसे लोन्स हैं जिन्हें आपको वापस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोन्स लगभग 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास थे। इसके अलावा फॉरलो प्रोटेक्शन स्कीम के तहत यूके ने जितने भी ऐसे तमाम एम्प्लॉइज थे जिनका ले ऑफ हो गया, जिन्हें फायर कर दिया गया, जिन्हें अपने नौकरी से निकाल दिया गया, इन सारे ही एम्प्लॉइज को 2,500 पाउंड के हिसाब से पैसे दिए हैं। इस टोटल मेजर का टोटल अमाउंट आता है 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास। ये स्कीम अक्टूबर तक चलने वाली है। इस तरह हमारे पास जो टोटल अमाउंट आता है वो यूके के लिए 110 बिलियन डॉलर्स का आता है। इस हिसाब से अगर आप 110 बिलियन डॉलर्स को 2,744 के साथ डिवाइड करते हैं तो रफली जो रेशियो आपका आता है जीडीपी के हिसाब से पैकेज का, वो आता है 4% का। अब हम अगले कंट्री की तरफ चलते हैं। ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस। 2019 के एस्टिमेट्स के हिसाब से यूएस जीडीपी नॉमिनल बेसिस पर
21,000 बिलियन डॉलर्स की थी। कोविड-19 के चलते इन्होंने काफी सारे पैकेजेस का ऐलान किया था। इसमें से डायरेक्ट ग्रांट्स, जिसे आपको वापस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ग्रांट्स कंपनीज को जो दिए गए वो लगभग 62 बिलियन डॉलर्स के थे। इसके साथ ही साथ यूएस ने वेरियस टैक्स रिबेट्स के थ्रू और एम्प्लॉय प्रोटेक्शन स्कीम्स के थ्रू रफली 786 बिलियन डॉलर्स स्पेंड किया है। तो पहले का 62 बिलियन और ये 786 बिलियन डॉलर्स मिलाकर 848 बिलियन डॉलर्स का टोटल पैकेज है। अब हम इसका रेशियो ले लेते हैं तो रफली 4% के आसपास का स्पेंडिंग है। अब हम चलते हैं पड़ोसी मुल्क चाइना की तरफ। 2019 के एस्टिमेट के हिसाब से चाइना का जीडीपी 14,000 बिलियन डॉलर्स का था। कोविड-19 के चलते इन्होंने ग्रांट्स के तौर पर तो कुछ खास दिया नहीं है, लेकिन डीबीटी जो कि डायरेक्ट ट्रांसफर्स है, ये रफली 416 बिलियन डॉलर्स है। ये अमाउंट्स काफी मुश्किल थे डिसाइफर करने के लिए, क्योंकि चाइना ने कहीं पर भी इनके एक्चुअल अमाउंट्स को नहीं लिखा है। तो काफी सारे इनके पैकेजेस को पढ़ने के बाद रफली एक्चुअल स्पेंडिंग के नाम पर 416 बिलियन डॉलर्स का स्पेंडिंग चाइना ने किया है। तो इनका टोटल पैकेज हुआ 416 बिलियन डॉलर्स का। 416 को आप 14,000 के साथ डिवाइड करते हैं तो आपको 2.97 यानी कि रफली 3% ऑफ द जीडीपी का अमाउंट आता है। अब हम चलते हैं अगले इकोनॉमी, जो कि जर्मनी है। जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। इस यूरोपियन कंट्री का जीडीपी 2019 के हिसाब से 3,860 बिलियन डॉलर्स का था। डायरेक्ट ग्रांट्स में कोविड-19 के बाद जर्मनी ने अपने बिजनेस को लगभग 50 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट दिया है। इसके साथ ही साथ डायरेक्ट ट्रांसफर्स जो जर्मनी ने किए हैं वो रफली 10.5 बिलियन डॉलर्स के। टोटल अमाउंट 60.5 बिलियन डॉलर। इसी के साथ ही जर्मनी का रेशियो 1.56 के आसपास आता है। इसके बाद हम अगले कंट्री की तरफ चलते हैं। ये कंट्री है जापान। जापान का जीडीपी 2019 के हिसाब से 5,180 बिलियन डॉलर्स का था। डायरेक्ट ग्रांट्स में जापान ने कुछ खास पैसा नहीं दिया है बिजनेस को, लेकिन जहां पर जापान ने बहुत बड़ा काम किया है वो है 1 लाख येन हर सिटीजन को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो अडल्ट हो, उसे दिया है। ये रफली टोटल अमाउंट 117 बिलियन डॉलर्स के आसपास आता है। इस अमाउंट को मैंने जापान के टोटल पॉपुलेशन यानी कि 12.5 करोड़ के हिसाब से चेक कर बनाया है। तो टोटल जो हमारे पास रेशियो आता है तो ये लगभग 2.25% ऑफ द जीडीपी का स्पेंडिंग किया गया। अब हम देखते हैं भारत के आत्मनिर्भर पैकेज को। इंडिया का जीडीपी 2019 के एस्टिमेट के हिसाब से 2,940 बिलियन डॉलर्स है। डायरेक्ट ग्रांट्स में रफली 10 से 15 बिलियन डॉलर्स का किया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि लोगों को या तो फूड ग्रेन्स दिया हो या तो डायरेक्ट पैसा दिया हो उनके खातों में, इन सारे के सारे ट्रांसफर्स में इसमें कोई भी एमएसएमई लोन्स वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात की जा रही है। तो रफली इंडिया ने 40 बिलियन डॉलर्स का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है। तो टोटल पैकेज जो इंडिया का आता है वो आता है 53.19 बिलियन डॉलर्स। ये फिर से मैं बताता हूँ कि ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में है। इसका हम एवरेज वाला सिनेरियो भी इसके बाद बताएंगे। तो रफली 1.8% टू जीडीपी का रेशियो आता है। एवरेज लेवल पर अब हम देखने की कोशिश करते हैं भारत के इसी पैकेज को। तो ग्रांट्स वाला जो अमाउंट होगा ये काफी कम हो जाएगा, 5 से 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास। इस हिसाब से रेशियो जो निकल कर आता है वो रफली 1.2 से लेकर 1.4% टू जीडीपी के आसपास आता है। हमने सारे के सारे पैकेजेस को एक साथ चेक किया है बाकी कंट्रीज के हिसाब से और फिर देखा है कि इंडिया कहाँ स्टैंड आउट करता है। 2-3 कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबसे इंडिया का जो लेवल है ये काफी कम है, पर इसका रीजन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझना जरूरी होगा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका करेंसी रिजर्व बास्केट में नहीं आता है, यानी कि इसका करेंसी इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए नहीं यूज होता। बाकी सारे करेंसीज इंटरनेशनल बास्केट में आने की वजह से इनका प्रिंटिंग किया जा सकता है। ये तो बात ठहरी क्वांटिटी की, यानी कि इस पैकेज में बेसिक कितना पैसा दिया जा रहा है लोगों को ये जानिए। अब हम बात करते हैं क्वालिटी के ऊपर। तो इस पैकेज की सबसे बड़ी खामी यहाँ पर आती है कि इस पैकेज में सारे के सारे सप्लाई साइड बेनिफिट्स हैं। ये सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जिन बेनिफिट्स के थ्रू भारत के एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस पूरे पैकेज में किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी है तो वो है डिमांड साइड मेजर्स। ये डिमांड साइड मेजर्स क्या होते हैं? कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से काफी सारे लोगों को अपनी आमदनी, मंथली इनकम, इससे हाथ धोना पड़ा है। इस वजह से लोगों के पास पैसे की काफी कमी है। क्योंकि लोगों के पास पैसों की काफी कमी है तो यही लोग बाहर से शॉपिंग करना, रोजमर्रा की चीजें खरीदना, ये सब बंद कर देंगे। अब क्योंकि ऐसा होगा, जो कंपनीज इन सारी चीजों को बनाती है उन कंपनीज को काफी बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ ट्रैवल, टूरिज्म, ऐसे इंडस्ट्रीज तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहेंगे।
इन इंडस्ट्रीज को उभारने के लिए आपको लोगों के हाथ में और पैसा देना पड़ेगा। यही हुए डिमांड साइड मेजर्स, जिनकी भारी कमी इस पूरे के पूरे पैकेज में थी। इसके साथ ही साथ क्योंकि इंडिया अभी भी एक इमर्जिंग मार्केट है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऐसे इश्यूज में, ऐसे पॉइंट पर शायद इंडिया में स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन भी आ सकती है। स्टैगफ्लेशन और डिफ्लेशन में यही डिफरेंस है। डिफ्लेशन में कंट्री का डिमांड काफ़ी कम हो जाता है, इसी वजह से कंट्री का जीडीपी भी श्रिंक हो जाता है। स्टैगफ्लेशन में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, यानी कि वो ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आपका जीडीपी नहीं बढ़ता है, इसी वजह से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ पाती है, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ों के जो दाम है ये काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस वजह से स्टैगफ्लेशन में एक इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज बन जाते हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज इतने जल्दी मार्केट से पैसा नहीं उठा पाते हैं, तो उनके लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे सिचुएशन में एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करना। हम वीडियो के कंक्लूजन में आ चुके हैं। कंक्लूजन में बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा एक पैकेज डिजाइन करना कोई आसान बात नहीं होता है। इस समय पर जितना भी गवर्नमेंट देगा ये कम ही माना जाएगा, ये कम ही रहेगा, क्योंकि इस तरह का क्राइसिस पिछले 100 साल में शायद कभी इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी और गवर्नमेंट ने इस दुनिया में नहीं झेला है। तो ये काफ़ी बड़ा एक क्राइसिस है। इसमें से बाहर नेविगेट करने के लिए, इसमें से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट को भी काफ़ी बोल्ड मेजर्स उठाने पड़ेंगे। कितना हद तक ये कर पाएंगे ये भी देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ बीइंग द इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ बीइंग एन इमर्जिंग इकोनॉमी, एक इमर्जिंग इकोनॉमी होने के तहत इंडियन इकोनॉमी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग ऑफ मनी नहीं कर सकता है। क्योंकि प्रिंटिंग ऑफ मनी नहीं कर सकता है तो बाकी जो टॉप 5 इकोनॉमीज़ है इनकी कंपैरिजन में इंडियन इकोनॉमी के हाथ काफ़ी हद तक बदले हुए हैं। मैं पर्सनली नहीं चाहूँगा कि इंडियन इकोनॉमी प्रिंटिंग ऑफ मनी की तरफ रिजॉर्ट करे, क्योंकि अगर ये ऐसा करता है तो स्टैगफ्लेशन का खतरा मंडराता रहेगा। ऐसे समय पर जो सबसे वीकेस्ट कैटेगरी होगा, जो सबसे वीकेस्ट क्लास होगा इंडिया में, इस पर काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा, क्योंकि इनकी आमदनी तो कम रहेगी, इसके साथ ही साथ खर्चे भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आने के लिए काफ़ी अच्छा बैलेंस स्ट्राइक करना ज़रूरी होता है। इकोनॉमिक्स पूरी तरह से ही इस बैलेंस को मेंटेन करने की ही बात है। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ चुके हैं। होपफुली आगे चलकर शायद भारत सरकार और नए नए कदम उठाएगी। आगे चलकर जितना डिसरप्शन इंडस्ट्री में हुआ है, जितने प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, इनको ठीक करने के लिए भारत सरकार काफ़ी सारे कदम उठाएगी, यही आशा करते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।